तो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। मैं हूं आशु और आज हम डिस्कस करेंगे 11 सितंबर 2021 के बहुत इंपॉर्टेंट करंट फेयर। आप दो बेस्ट इमेजेस यहां पे देख रहे हो, लेकिन आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट फेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है। लेकिन आपने हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। नाम क्या है? करियर्स क्लाउड। और जैसे ही डाउनलोड करेंगे उसके बाद ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन कर लेना है और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके आप 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। इसका प्राइस दोस्तों बहुत ही कम है, लेकिन आपके 90 से 95% तक वो करंट अफेयर कवर हो जाएंगे जो आपको एग्जाम के अंदर मिलेंगे। यही खासियत है अफेयर्स क्लाउड की। लेकिन आपको ये करंट अफेयर किस तरह से मिलेंगे? डेली सेक्शन मिलेगा। 3 तरह के सेक्शंस होंगे, डिटेल करंट अफेयर का, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट का, और एक होगा क्विज, जो कि आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो डेली बेसिस पे। नेक्स्ट होगा वीकली करंट अफेयर। इसमें भी आपको 3 सेक्शंस मिलेंगे, डिटेल करंट अफेयर का, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट का, और साथ ही क्विज सेक्शन, जो कि हर हफ्ते आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट करोगे। मंथली सेक्शन होगा जिसमें 4 तरह की पीडीएफ्स मिलेंगी, डिटेल करंट अफेयर की, क्वेश्चन एंड आंसर, जो कि बेस्ट 100 करंट अफेयर्स होंगे। पूरे महीने का क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में भी आपको करंट अफेयर मिल जाएगा, और एक पॉकेट पीडीएफ मिलेगी जिसमें 2 लाइन में या 3 लाइन में करंट अफेयर मिलेगा, ताकि जल्दी जल्दी में करंट अफेयर को रिवाइज कर सको अपने एग्जाम से पहले। लेकिन आपकी प्रिपरेशन को और अच्छा करने के लिए हम आपको दे रहे हैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर। 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम कवर कर रहे हैं, जो कि आपके हर एग्जाम में आपको काम आएंगे। मतलब अगर आप एक ही टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ हैं वो आप जानना चाहते हो, तो एक ही पीडीएफ से आप उसको पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है, अगर आप बैंकिंग के स्टूडेंट हैं तो आपको 3 सेक्शंस मिलेंगे, एक तो डिटेल और एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट का करंट अफेयर सिर्फ बैंकिंग एंड इकोनॉमी का, और एक क्विज होगा दोस्तों, वो भी सिर्फ बैंकिंग एंड इकोनॉमी का होगा, लेकिन वो आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट करोगे, जो कि मंथली बेसिस पे होगा। बहुत हेल्प करेगा बैंकिंग के स्टूडेंट्स को। और अगर आप जितना भी पास्ट करंट अफेयर है 2021 का जितना भी जा चुका है वो एक ही पीडीएफ से रिवाइज करना चाहते हैं, तो एग्जाम पीडीएफ का यूज कर सकते हैं। आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे भी मिलेगा, जिसमें आपको डिटेल के साथ साथ हम क्वेश्चन एंड आंसर भी प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपको पता लग सके कि एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन बना सकता है। और अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हम आपको स्टेट करंट अफेयर प्रोवाइड करेंगे। खास करके जो भी बच्चे अपने स्टेट पीएससी को दे रहे हैं उनको स्टेट एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और इसमें खास बात है कि हम हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी को कवर कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर मिलेंगी, कोई अलग अलग परचेज करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपने सिर्फ एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, लॉगिन करना अपनी ईमेल आईडी के थ्रू, और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन आप बाय कर सकते हैं। इसका प्राइस दोस्तों बहुत ही कम है। एक बार आप मेरे कहने से दोनों सब्सक्रिप्शन का प्राइस चेक करें, और दोनों का प्राइस बहुत कम है। लेकिन अगर आप अपनी करंट अफेयर की प्रेपरेशन को स्टार्ट कर रहे हो, अपना एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप 2 साल का जस्ट स्टार्ट किया आपने, तो आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन बाय करें, इसको आपको बेनिफिट मिलेगा। और वैसे भी 1 साल और 2 साल में बहुत ज़्यादा प्राइस का डिफरेंस नहीं है, और दोनों में आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट तो मिल ही जाएगा अगर आप ASH10 कोड का यूज़ करेंगे। और आप इस ईमेल आईडी और इस नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं अगर आपकी कोई भी क्वेरी है। तो 11 सितंबर 2021 का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले सारे बच्चों ने यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है, एक बार शेयर ज़रूर कर दें, और सब्सक्राइब जरूर करना है चैनल को अगर पहली बार इस चैनल के ऊपर हैं, और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ शुरुआत करेंगे, और पहला क्वेश्चन क्या कहता है? विच इंस्टीट्यूट टॉप्ड इन द 6th NIRF रैंकिंग 2021 ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया। तो इंडिया के जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं उसकी एक लिस्ट निकाली गई है। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। मतलब मैं बात कर रहा हूँ धर्मेंद्र प्रधान जी की। तो उन्होंने इस लिस्ट को जारी किया है, और उसके अंदर टॉप हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, क्योंकि टोटल 11 कैटेगरीज हैं दोस्तों, लेकिन सारी कैटेगरीज याद करने की जरूरत नहीं, आपने सिर्फ कैटेगरी याद करनी है, ओवरऑल कैटेगरी। तो ओवरऑल कैटेगरी के अंदर सबसे ऊपर स्थान पे कौन है? IIT बॉम्बे। नहीं, IIT बॉम्बे तो गलत है, नहीं हो सकता। और आंसर क्या है? IIT मद्रास। तो आंसर क्या होगा इसका? सी होगा। तो अगर आपको पूछा जाए कि इंजीनियरिंग कैटेगरी के अंदर, या फिर आपको पूछा जाए ओवरऑल कैटेगरी के अंदर, तो IIT मद्रास टॉप पे है। अगर आपको पूछा जाए रिसर्च कैटेगरी के अंदर, या फिर अगर आपको पूछा जाए यूनिवर्सिटी कैटेगरी के अंदर, तो कौन सा इंस्टीट्यूशन टॉप पे है? IISc बेंगलुरु है। तो बस ये दो याद रखने हैं, अदरवाइज आपको कोई भी कैटेगरी और याद करने की जरूरत नहीं है। तो ये हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, हंसता हुआ चेहरा आप देख सकते हो, क्योंकि प्रमोट किया गया, एजुकेशन मिनिस्टर इनको बनाया गया है। और नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, जिसको हम NIRF रैंकिंग कहते हैं, जो कि सबसे आप कह सकते हो कि सबसे अच्छी रैंकिंग जो है वो इंडिया की निकाली जाती है कॉलेजेस की हायर एजुकेशन में। और इसमें कैटेगरी आप देखो, ओवरऑल है, यूनिवर्सिटी है, इंजीनियरिंग है, मैनेजमेंट, फार्मेसी, कॉलेज, रिसर्च, डेंटल, आर्किटेक्चर, लॉ और मेडिकल। लेकिन सारी कैटेगरीज याद करने की जरूरत नहीं है,
ओवरऑल कैटेगरी में बता चुका हूं आईआईटी मद्रास होगा, यूनिवर्सिटी कैटेगरी में बता चुका हूं आईआईएससी बेंगलुरु होगा, इंजीनियरिंग कैटेगरी में भी कौन सा है आईआईटी मद्रास है, और एक रिसर्च कैटेगरी जो कि इस बार 2021 में पहली बार शामिल की गई है, पहली बार 2021 को शामिल किया गया है, और ये भी दोस्तों इसमें टॉप कौन है, आईआईएससी टॉप में है। तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है जितनी मैंने बताई हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसको रिलीज करता है। आईआईटी मद्रास टॉप पे मैं बता चुका हूँ ओवरऑल कैटेगरी के अंदर भी, और इंजीनियरिंग कैटेगरी के अंदर भी आईआईएससी बेंगलुरु यूनिवर्सिटी कैटेगरी में, और रिसर्च कैटेगरी में जो कि पहली बार इंक्लूड की गई है। याद रखनी है सारी चीज़ें जितनी मैंने आपको बताई हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक प्लांट लगाया गया दोस्तों जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा, अब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर कर लेगा जो भी हवा में होगी। और कौन सी कंट्री में ये प्लांट जो है वो लगाया गया है, आंसर क्या होगा, आइसलैंड होगा दोस्तों। आंसर क्या होगा, ए होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये प्लांट आपको दिख रहा है, क्लाइम वर्क्स एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इसको बनाया है। और इस प्लांट का दोस्तों नाम क्या है, इस प्लांट का नाम है ओरका। क्या नाम है, ओरका। तो ये याद रखना है, ये कार्बन जो कार्बन है उसको क्या करेगा, अब्जॉर्ब कर लेगा, कार्बन को जो है वो कैप्चर कर लेगा। तो आप देख सकते हो ये कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करेगा और उसको अंडरग्राउंड जो है वो आप कह सकते हो जमीन के नीचे जो है वो भेज दिया जाएगा, और वहां पे ये पत्थर की फॉर्म में जो है वो बन जाएगा। और ये दो कंपनीज ने बनाया है, एक तो स्विट्जरलैंड की कंपनी है जिसका नाम है क्लाइमवर्क्स जो भी हमने नाम देखा था, और दूसरी कंपनी का नाम क्या है, कार्बफिक्स, जो कि एक आइसलैंड की कंपनी है। तो दोनों ने मिलकर इसको बनाया है। और ये माना जाता है कि इन दोनों कंपनीज ने जो ये प्लांट बनाया है, ये 4000 टन के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड को पूरे साल के अंदर जो है वो खत्म कर देगा हवा में से, मतलब ये उसमें से निकाल लेगा, उसको कैप्चर कर लेगा। और इस प्लांट के अंदर आप देख सकते हो 8 बड़े बड़े कंटेनर लगे हुए हैं, लार्ज बड़े बड़े कंटेनर हैं इसमें। और ये क्या करेगा, इस कंटेनर्स के अंदर हाई टेक्नोलॉजिकल जो है वो फिल्टर लगे हुए हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, मतलब एक पंखा लगे हुए हैं उसमें और कार्बन डाइऑक्साइड को वो खींच लेगा। और इसका नाम क्या है, ओरका। इसको ORKA भी कह सकते हो, ORCA भी कह सकते हो, ओरसा भी कह सकते हैं, लेकिन इसको ओरका बोला जाता है। और इसका मीनिंग होता है एनर्जी। तो ये सारी चीजें याद रखनी है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इंडिया का पहला इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी रिसेंटली जो है वो इनॉग्रेट की गई है नेशनल हाईवे पे। कौन से नेशनल हाईवे पे इसको स्टार्ट किया गया है, इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी दोस्तों। इंडियन एयरफोर्स के जो जहाज होंगे वो वहां पे लैंड कर सकते हैं इमरजेंसी टाइम पीरियड पे, लाइक कोई वॉर चल रही है, कोई ऐसा सिचुएशन हमारे पास आ चुका है जिसमें इमरजेंसी लैंडिंग करवानी है इंडियन एयरफोर्स के जहाज़ों की, तो वो इस नेशनल हाईवे पे आप करवा सकते हो। और ये पूरे इंडिया का पहला नेशनल हाईवे दोस्तों जिसका नाम है NH 925। तो आंसर क्या होगा, सी होगा। और NH जो 925 है इसका 3 किलोमीटर का एक छोटा सा आप कह सकते हो स्ट्रिप है, छोटी सी एक पट्टी है आप कह सकते हो सड़क की, जिसके ऊपर जो है वो इमरजेंसी लैंडिंग इंडियन एयरफोर्स के जहाज कर सकते हैं। और ये जो पट्टी है ये राजस्थान का एक एरिया है, सत्ता से लेके गांधव तक, सत्ता से लेके या सत्त से लेके गंधव तक, जो कि आप कह सकते हो कि NH 925 के अंदर आता है। 3 किलोमीटर की ये पट्टी है जो कि बाड़मेर के एरिया में आएगी। कहाँ पे आएगी, बाड़मेर के एरिया में, जो कि कहाँ पे है, राजस्थान में। देखो कितनी चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो इंडियन एयरफोर्स के जहाज लैंड कर सकते हो, ऐसी पहली इंडिया का नेशनल हाईवे कौन सा है, वो NH 925। उसमें 3 किलोमीटर की पट्टी ऐसी बनाई गई है जिसमें इंडियन एयरफोर्स के जहाज लैंड कर सकते हैं, सत्ता से लेके गांधव तक, जो कि बाड़मेर में पड़ता है राजस्थान में। और इसका उद्घाटन खुद जो है वो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी हैं, उन्होंने किया है। तो जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ तक जो आप देख रहे हो, क्योंकि बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर हमने पहले भी पढ़ा है कि नेशनल हाईवे के ऊपर जो है इमरजेंसी लैंडिंग हुई है पहले भी। नहीं, तो मैं कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूँ, नेशनल हाईवे के ऊपर नहीं हुई थी। इससे पहले लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे जो है उसके ऊपर लैंडिंग हुई थी, वो नेशनल हाईवे नहीं है दोस्तों, वो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के अंडर आता है। ये बात आपने याद रख लेनी है, कंफ्यूज नहीं करना इसको। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 3 किलोमीटर की ये पट्टी है, सत्ता गांधव एरिया के अंदर ये आता है, जो कि बाड़मेर का नेशनल हाईवे 925 में आ जाएगा। और ये इंडिया का पहला ऐसा नेशनल हाईवे है जो इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी के लिए इंडियन एयरफोर्स के द्वारा यूज किया जाएगा। तो इससे पहले मैं बता चुका हूँ 2017-18 में जो है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद 2017 में होगा, 2017 में जो है वो लखनऊ आगरा एक्सप्रेस के ऊपर इंडियन एयरफोर्स के जहाज जो है वो लैंड कर चुके थे, लेकिन वो नेशनल हाईवे नहीं है, वो हमारा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के अंडर आएगा। और इसी टाइम पीरियड पे नितिन गडकरी जी भी मौजूद थे, क्योंकि वो भी उद्घाटन में शामिल थे, क्योंकि सड़क की बात हो रही है। तो उन्होंने बताया कि इंडिया ने 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर। पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या बनाया, वो कहते हैं कि पूरे 1 साल के अंदर हम हर रोज
38 किलोमीटर की सड़क जो है वो बना रहे हैं। मतलब हर रोज 38 किलोमीटर की सड़क जो है वो बन रही है। ये पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट है किसी भी कंट्री के अंदर। दूसरा, हमने एक 2.5 किलोमीटर का, मतलब कह सकते हो 2.5 किलोमीटर की 4 लेन जो है वो एक रोड बनाई है सिर्फ एक दिन के अंदर, सिर्फ 24 घंटे के अंदर, जो कि मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे के अंदर बनाया है। एक 2.5 किलोमीटर का पट्टी बनाया है जो कि एक दिन के अंदर कंप्लीट कर दिया। और इससे भी हैरानी की बात है कि एक 26 किलोमीटर की सिंगल लेन रोड हमने एक दिन के अंदर बना दी। सिंगल लेन रोड एक दिन के अंदर बना दी, वो छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र जो लोकल हाईवे है वहां पे हमने इसको बनाया। तो आप कह सकते हो 26 किलोमीटर एक दिन के अंदर बना के दे दिया। और रोज ऑन एन एवरेज 38 किलोमीटर जो है वो पूरे साल में हर रोज जो है वो 38 किलोमीटर की रोड कंस्ट्रक्ट की जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट की तरफ से। तो दोनों चीजें याद रखनी है। और साथ में एक क्वेश्चन इसमें आप और कवर कर सकते हो कि जो डिफेंस मिनिस्टर हमारे राजनाथ सिंह जी हैं, उन्होंने एक मिसाइल को जो है वो शामिल कर लिया है और उस मिसाइल का नाम है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, जिसको हम क्या कहते हैं, MRSA मिसाइल, या इसको MRSAM भी लिख सकते हैं। शॉर्ट रेंज, आप कह सकते हो मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। तो इसको याद रखना है आपने। और मैं आपको बता देता हूं, इसी मिसाइल को बराक 8 के नाम से भी जाना जाता है। जो जो चीजें बताऊंगा बस वहीं याद कर लो, बराक 8 के नाम से जाना जाता है। इस मिसाइल को राजस्थान के अंदर ही जो है वो शामिल किया गया, एयरफोर्स स्टेशन के ऊपर ही। और साथ में आपने याद रखना है कि इसको डीआरडीओ ने बनाया है, लेकिन किसके साथ मिलके, इजराइल की दोस्तों एक कंपनी है जिसके साथ मिलके इसको बनाया गया है। और इसकी कैपेसिटी जो है वो ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर, अप टू 70 किलोमीटर जो है वो इसकी क्या है, रेंज है। और आप कह सकते हो अगर खराब मौसम है तब भी ये काम जो है वो कर सकती है। और इसकी स्पीड जो है वो कितनी है, मैक 2। लेकिन स्पीड इंपॉर्टेंट नहीं है, एक तो याद रखना है इसका दूसरा नाम बराक 8 डीआरडीओ और इसराइल ने बनाया, और 70 किलोमीटर इसकी कैपेसिटी है। तो बस इतनी चीजें याद रखनी है। अगला क्वेश्चन आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट कवर कर चुके हैं, वेरी इंपॉर्टेंट के ऊपर आते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। और क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सी कंट्री ने एक मिलिट्री एक्सरसाइज को होस्ट किया है और उसका नाम क्या है, जपाद 2021। तो ये नाम आपने याद रखना है, जपाद 2021 दोस्तों। वैसे मैं आपको बता दूं, ये एक्सरसाइज दो कंट्री के बीच में होती है, रशिया और बेलारूस के बीच में, याद रखना है। और ये 4 साल में सिर्फ एक बार होती है, मतलब सिर्फ एक बार होती है ये 4 साल में। दोनों कंट्रीज की मिलिट्री एक्सरसाइज है, लेकिन अब ये दो कंट्रीज के बीच की एक्सरसाइज नहीं रह गई है। इसमें अब इस एक्सरसाइज को मल्टीनेशनल एक्सरसाइज बना दिया है। इसमें 9 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है। इवन बहुत सी कंट्रीज इसके अंदर एज ए ऑब्जर्वर थी, मतलब वो सिर्फ देखेंगी, वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। लेकिन 9 कंट्रीज ने जो है इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है, जिसमें से इंडिया भी एक है। लेकिन इस कंट्री को होस्ट किसने किया है, देखो यार, जिसकी मेन है एक्सरसाइज उसमें से एक कंट्री करेगा, और वो कंट्री कौन सा है, रशिया। तो बी याद रखना है, रशिया ने इस एक्सरसाइज को होस्ट किया, जिसका नाम क्या है, जपाद 2021। और ये कहां पे हुई है, रशिया में। एग्जैक्ट प्लेस याद करने की जरूरत नहीं, निजी ने, लेकिन आपको कोई नहीं पूछेगा कि एग्जैक्ट कहां पे हुई है। और इसका मेन फोकस है कि टेररिस्ट के अगेंस्ट हमने जो है वो काम करना है, तो इसलिए ये एक्सरसाइज हुई है। तो मेन जो दो कंट्रीज हैं, रशिया और बेलारूस, और दोनों जो हैं वो 10 से लेकर 16 सितंबर के बीच में ये एक्सरसाइज करेंगे। लेकिन अदरवाइज ये एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट ऑलरेडी हो चुकी है। मतलब आप कह सकते हो 3 सितंबर को ये स्टार्ट हुई थी, 16 सितंबर को खत्म होगी। लेकिन इसमें 9 कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगी, जिसमें से मैं बता चुका हूं कि इंडिया भी एक है। लेकिन एक कंट्री पहली बार इसमें शामिल हो रही है, और वो कंट्री कौन सी है, अर्मेनिया। तो याद रखना है कौन है, अर्मेनिया पहली बार जो है वो इसके अंदर शामिल हो रहा है, क्योंकि 2020 में मिलिट्री डिफीट हुआ था अर्मेनिया का, तो उसके बाद ये पहली बार इस एक्सरसाइज के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अदरवाइज सेंट्रल एशिया के आप कंट्रीज कह सकते हो, कजाकिस्तान है इसमें, कजिकिस्तान है, तजिकिस्तान है, मंगोलिया है, अर्मेनिया, ये सारी कंट्रीज जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। 8 ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं, 8 ऑब्जर्वर भी हैं, जिसमें से चाइना और पाकिस्तान का मैं नाम लेना चाहूंगा यहाँ पे। चाइना और पाकिस्तान ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं। तो सिर्फ यही याद रखना है, जपाद 2021 रशिया ने होस्ट किया, टोटल 9 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया, और ये एक्सरसाइज रशिया में हुई है। अगला क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया मैं भी डिजिटल 3.0 कैंपेन। मतलब इसमें डिजिटल साक्षरता को बढ़ाने की जो है वो बात हो रही है, लेकिन ये सिर्फ जो है वो किसके लिए है, जो आप कह सकते हो कोई ठेला लगा रहा है उसके लिए है, ये स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है, जो ठेले लगा रहे हैं उनके लिए है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दोनों ने मिलकर इसको जो है वो लॉन्च किया। आंसर क्या होगा इसका, ए एंड बी। तो ये कैंपेन है दोस्तों, जिसमें बहुत सी कंपनीज जो हैं वो एक साथ आएंगी। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, एम स्वाइप, जिसमें आप कार्ड को स्वाइप कर सकते हो, क्यूआर कोड, फोन पे,
बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनीज हैं ये। भारत पे, पेटीएम जिसको सब लोग यूज़ करते हैं डिजिटल माध्यम से, तो ये पार्टिसिपेट करेंगी। और ये स्ट्रीट वेंडर जो ठेला लगाते हैं उनको जो है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, उनको यूपीआई आईडी बताएंगे, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस आईडीज बताएंगे ताकि ऑनलाइन पेमेंट्स ले सकें वो। क्यूआर कोड क्या होता है, किस तरह से वो काम करता है उसके बारे में बताएंगे, और किस तरह से डिजिटल माध्यम से पैसे ले सकते हैं ये ठेले वाले उसके बारे में बताएंगे। क्योंकि एक स्ट्रीट वेंडर्स मतलब जो ठेले वाले हैं उनके लिए एक स्कीम स्टार्ट की थी सरकार ने जिसका नाम क्या था, प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि स्कीम। क्या था दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि स्कीम। स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर, तो क्या था नाम, स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्कीम। तो इसके तहत क्या था कि 10,000 रुपए का जो है वो लोन मिलता था उनको, जिसमें 7% इंटरेस्ट जो है वो किसकी तरफ से दिया जाएगा, सरकार की तरफ से दिया जाएगा। तो ये माफ हो जाएगा, 7% उनको नहीं देना पड़ेगा, और इसमें कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ 10,000 रुपये आपको मिल जाएंगे। इवन उन्होंने ये भी कहा था कि अगर ये 10,000 रुपये टाइम पे लौटा देते हो लोन, तो आपको अगली जो है लोन लेने की जो आपकी जरूरत होगी वो 20,000 और 50,000 रुपये, दूसरी बार 20,000 मिल सकता है, तीसरी बार 50,000 रुपये आपको लोन में मिल सकते हैं अगर आप टाइम पे लोन को अदा कर देते हो। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ आ गया होगा आपको। मैं भी डिजिटल 3.0 कैंपेन, ताकि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको भी जो है वो ऑनलाइन माध्यम के बारे में पता लग सके। जितने भी ठेले वाले आप यहाँ पे देख रहे हो इन सबको जो है वो ट्रेनिंग हमने प्रोवाइड करनी है। और ये ट्रेनिंग जो है वो कौन देगा, ये ट्रेनिंग मैं आपको बता चुका हूं। जो लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि आप कह सकते हो भारत पे है, एम स्वाइप है, पेटीएम है, ये सारे के सारे क्यूआर कोड और ट्रेनिंग जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। और कितने शहरों में इसको स्टार्ट किया जाए, 223 शहरों में जो है वो पूरे कंट्री में ऑन डेमो बेसिस पे स्टार्ट किया जा रहा है। लेकिन अदरवाइज इसमें सारे शहर जो है वो कवर किए जाएंगे धीरे धीरे करके। प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि स्कीम के अंदर आ जाता है, तो ये सारी चीजें हम कवर ऑलरेडी कर चुके हैं। और प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि स्कीम याद रखोगे 2020 में दोस्तों स्टार्ट की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की तरफ से। मतलब मैं बात कर रहा हूँ हरदीप सिंह पुरी जी की। हरदीप सिंह पुरी जी की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है दोस्तों वो उत्तर प्रदेश है, राज्यसभा के मेंबर हैं। और दूसरा जो नाम आप यहाँ पे देख रहे थे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो अश्विनी वैष्णव है। अश्विनी वैष्णव की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो भी आप याद रख सकते हो, वो ओडिशा है, राज्यसभा के मेंबर हैं और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उनके अंडर आती है। अगला क्वेश्चन आते हैं, कौन सी कंट्री और इंडिया ने मिलकर एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला है ऑफशोर विंड का। मतलब आप कह सकते हो कि विंड के अंदर, विंड से एनर्जी पैदा करके, रिन्यूएबल एनर्जी पैदा करके हम उसको यूज करें। तो ये हमने टाई अप किया है डेनमार्क के साथ। तो आंसर क्या होगा इसका, डी होगा दोस्तों। डेनमार्क और इंडिया दोनों मिलके जो हैं वो एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लगाएंगे ऑफशोर विंड का, जिसमें जो है वो हम अलग अलग तरह की रिसर्च करेंगे, अलग अलग तरह के काम करेंगे, जिससे हम विंड कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज कर सकें। मतलब कह सकते हो जो विंड से पैदा होने वाली, हवा से पैदा होने वाली एनर्जी है उसके ऊपर हम काम कर सकें। तो ये जो है वो हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और ऑलरेडी इंडिया और डेनमार्क के बीच में एक टाई अप हुआ है जिसको हम कहते हैं ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि हमने किस तरह से हाइड्रोजन को यूज करना है, किस तरह से आप कह सकते हो जो तटिया हमारे पास ये विंड प्लांट्स है ये लगा सकते हैं हम वहाँ पे, और किस तरह से उससे एनर्जी पैदा कर सकते हैं। मतलब ग्रीन एनर्जी हमने पैदा करनी है किसी भी माध्यम से, क्योंकि इंडिया का ऑलरेडी एक टारगेट है कि 450 गीगावाट, 450 गीगावाट हमने 2030 तक और 175 गीगावाट हमने 2022 तक पैदा करना है। और 175 गीगावाट में से आपको पता है 100 गीगावाट जो है वो केवल कहाँ से आएगा, सोलर से आएगा। 60 गीगावाट जो है वो कहाँ से आएगा, 60 गीगावाट आपको मिलेगा, ये आएगा विंड से जिसकी हम बात कर रहे हैं। 10 गीगावाट जो है वो कहाँ से आएगा, ये आएगा आपके पास बायो से। और 5 गीगावाट जो है वो कहाँ से आएगा, स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट से के थ्रू आएगा। और इंडिया जो है वो ऑलरेडी 146 पे दोस्तों पहुंच चुका है। रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट जो है वो 146 तक हम पहुंच चुके हैं। 175 मेरे ख्याल से अगले साल हम पूरा जरूर कर लेंगे। और इवन रिन्यूएबल एनर्जी में जो है वो हम विंड कैपेसिटी के ऊपर फोकस कर रहे हैं और ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर फोकस कर रहे हैं। और इंडिया वैसे भी 3 एरिया के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है। एक तो लद्दाख के ऊपर, लद्दाख, एक अंडमान एंड निकोबार, एक लक्षद्वीप, कि इन एरियाज का हम यूज करके मैक्सिमम टू मैक्सिमम विंड एनर्जी, ग्रीन एनर्जी जो है वो पैदा कर सके मैक्सिमम टू मैक्सिमम। और इंडिया उन G20 कंट्रीज में से आता है दोस्तों जो कि पेरिस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो गाइडलाइंस हैं उसको हम पूरा कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है कि उसके ऊपर हम खरा उतर रहे हैं, और जो भी वो कह रहा है पेरिस एग्रीमेंट 2015-16 वाला, उसके अंदर हम जो है वो पूरा का पूरा योगदान दे रहे हैं। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। और आपने वैसे भी याद रखना है G20 की अध्यक्षता करेगा इंडिया 2023 में। इंडिया जो है वो क्या बनेगा, प्रेसिडेंट बनेगा G20 का। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, लेकिन लास्ट क्वेश्चन में आपने एक बात याद कर लेनी है कि यूनियन मिनिस्टर पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी कौन है, आर के सिंह है। आर के सिंह।
हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ तमिलनाडु। देखो इसमें सिर्फ तमिलनाडु का नहीं कवर करेंगे, सारे गवर्नर कवर कर लेंगे, क्योंकि 4 स्टेट्स में अभी थोड़ी सी अदला बदली हुई है। अदला बदली का मतलब अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे पंजाब की, यहाँ पे बात करूंगा नागालैंड की, और यहाँ पे हम बात करेंगे तमिलनाडु की, और साथ में हम यहाँ पे बात करेंगे असम की भी और उत्तराखंड की भी। तो ये आपको 5 गवर्नर्स तो याद हो ही जाएंगे आज। तो आप देखो यहाँ पे हम बात करें तमिलनाडु की, तो एक एक ऑप्शंस को हम हटाते हैं तो कवर होता जाएगा। तो सबसे पहले बनवारी लाल पुरोहित जी, ये दोस्तों पुराने गवर्नर थे किसके, तमिलनाडु के, लेकिन अब तमिलनाडु का इनको हटा के जो है वो किसका लगा दिया गया है, पंजाब का। किसका लगा दिया, पंजाब का, और साथ में ये चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर भी लगा दिए गए हैं। तो ये याद रखना है, परमानेंट गवर्नर बन चुके हैं पंजाब के और चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। पहले ये तमिलनाडु के थे, लेकिन अब इनको तमिलनाडु से हटा दिया गया, तो तमिलनाडु वाली कुर्सी खाली पड़ी हुई है। नेक्स्ट आते हैं जगदीश मुखी, ये असम के तो गवर्नर हैं ही हैं दोस्तों, लेकिन साथ में इनको एडिशनल चार्ज दे दिया गया है। एडिशनल चार्ज कौन सी स्टेट का दे दिया गया, नागालैंड का। कौन सी स्टेट का, नागालैंड का, क्योंकि जो नागालैंड के गवर्नर हैं उनको जो है वो तमिलनाडु का गवर्नर लगा दिया गया। वहीं हम देखेंगे कौन लगा दिए गए, लेकिन अभी हम बात करें जगदीश मुखी की, तो असम के गवर्नर और एडिशनल चार्ज नागालैंड का। लेफ्टिनेंट गवर्नर या लेफ्टिनेंट जनरल, नॉट गवर्नर, गुरमीत सिंह जी, मतलब लेफ्टिनेंट जनरल हैं गुरमीत सिंह जी, जो कि रिटायर हो चुके थे, डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रह चुके हैं। तो इनको उत्तराखंड का जो है वो रिसेंटली गवर्नर लगाया। कल ही हमने इस क्वेश्चन को किया है, क्योंकि बेबी रानी मौर्य ने रिजाइन कर दिया है। बेबी रानी मौर्य ने रिजाइन कर दिया है। तो ये तीनों ऑप्शन तो है ही नहीं दोस्तों, तो डी आंसर बचा। RN रवि जी या रविंद्र नारायण रवि जी, तो ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि ये पहले नागालैंड के गवर्नर थे दोस्तों, लेकिन अब किसके बना दिए गए, तमिलनाडु के। तो नागालैंड की कुर्सी खाली पड़ी हुई थी, तो उसका एडिशनल चार्ज किसको दे दिया गया, जगदीश मुखी जी को। तो देखा जाएगा नागालैंड का किसको लगाया जाएगा। तो 5 गवर्नर कवर कर चुके हैं, पंजाब के बनवारी लाल पुरोहित, नागालैंड के जगदीश मुखी एडिशनल चार्ज हो गया, तमिलनाडु के RN रवि रविंद्र नारायण रवि जो कि नागालैंड के थे, असम के जगदीश मुखी हैं ही, और उत्तराखंड के कौन हैं, गुरमीत सिंह। और रिसेंटली एक और चीज़ हुई है, लाइक 1 घंटा पहले आप कह सकते हो कि जो विजय रूपानी जी हैं उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। जो गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपानी, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। तो देखा जाएगा किसको बनाया जाएगा, नितिन पटेल जो ऑलरेडी डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं उनको भी बनाया जा सकता है, या एक मनसुख मंडाविया जी का नाम लिया जा रहा है कि शायद उनको भी जो है वो चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता है, जो कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं। तो अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, देखेंगे इस न्यूज़ को जरूर कवर करेंगे अगले लेक्चर के अंदर। कौन सी कंट्री ने जो है वो एक सबमरीन, मतलब पनडुब्बी से जो है वो एक मिसाइल को लॉन्च करने का परीक्षण किया है, उसकी टेस्टिंग हुई है, और उस मिसाइल का नाम क्या है, ह्यूनमो 2B। चाहे आप इसको H2B भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे 2B या 2C लिखने जनरली जो काम करता है ये चाइना का होता है, लेकिन ये चाइना की नहीं है दोस्तों, ये किसकी है, साउथ कोरिया की। तो आंसर क्या होगा, C होगा। तो आप देख सकते हो चाइना ने एक पनडुब्बी से जो है वो मिसाइल को लॉन्च करने का परीक्षण जो है वो कर लिया है, और उस पनडुब्बी का आपने नाम भी याद रखना है और इस मिसाइल का भी नाम याद रखना है। सिर्फ एक बार पढ़ ले, याद अपने आप ही हो जाएगा। और पनडुब्बी का नाम क्या है, दोसान आन चांग हो। तो इसको याद रखें, ये सबमरीन है, मतलब पनडुब्बी है, इससे ये मिसाइल को लॉन्च किया गया, ह्यूनमो 2B बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया गया, जिसकी रेंज कितनी है, 500 किलोमीटर तक ये मिसाइल जा सकती है। और साउथ कोरिया ऐसा 8वां कंट्री बन गया है जिसके पास ये कैपेबिलिटी है कि वो पनडुब्बी से जो है वो मिसाइल को लॉन्च कर सकते हैं। मिसाइल का परीक्षण किया गया है। और 8 कंट्रीज में, लाइक अगर मैं बात करूंगा तो इसमें आप कह सकते हो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, इसमें यूनाइटेड किंगडम है, चाइना है, रशिया है दोस्तों, फ्रांस है, और इंडिया भी तो है इसके अंदर। इंडिया भी जो है वो पनडुब्बी से जो है वो मिसाइल को लॉन्च कर सकता है। लेकिन बाकी कंट्रीज और साउथ कोरिया की जो मिसाइल है उसमें एक फ़र्क है दोस्तों। क्या डिफरेंस है, वो डिफरेंस है कि जो ये मिसाइल है साउथ कोरिया की, इसमें आप न्यूक्लियर नहीं डाल सकते, ये न्यूक्लियर नहीं कैरी करता, इसमें न्यूक्लियर डाल के नहीं आप लॉन्च कर सकते। बाकी कंट्रीज में न्यूक्लियर डाल के लॉन्च कर सकते हो। तो मतलब आप कह सकते हो एक बहुत ही अच्छा संदेश है कि हम न्यूक्लियर को ख़त्म करने की तरफ जा रहे हैं, ताकि ये गलत हाथों में जाके ख़त्म ना कर दे किसी चीज़ को। तो वैसे भी हमने जो है वो कहा हुआ है कि हम जो है वो न्यूक्लियर को ख़त्म करना चाहते हैं। हर कंट्री जो है वो इसके ऊपर लाई करती है, लेकिन कोई भी कंट्री इसके ऊपर काम नहीं कर रही है। तो साउथ कोरिया का ये संदेश सब तरफ जाना चाहिए। तो अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। विच कंपनी एंड ह्यूज नेटवर्क सिस्टम ने एक MOU साइन किया है कि वो सैटेलाइट सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कहाँ पे, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सैटेलाइट सर्विसेज जो नेटवर्क इंडिया के अंदर मिलेंगे, ये अलग अलग कंपनीज आप कह सकते हो, MSMEs, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, गवर्नमेंट आप कह सकते हो, जो टेलीकॉम कंपनीज हैं, इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर हैं, रूरल और रिमोट एरिया में उनको भी ये सर्विसेज दी जाएंगी। और इसमें जो ह्यूज कंपनी है या वन वेब कंपनी है, इसका आंसर क्या होगा, ए होगा।
ये कंपनी है, ये दोनों अपना सैटेलाइट नेटवर्क का एक्सपैंड करेंगे। आपको पता ही है कि ये लो अर्थ ऑर्बिट पे जो है वो अपनी सैटेलाइट्स को भेजते हैं ताकि इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत अच्छे से बन सके। इसमें जो ह्यूज कंपनी है, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बेस्ड कंपनी है, ये जो है वो वन वेब को अपनी अलग अलग तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, जिसके थ्रू जो है वो वन वेब अपनी कैपेबिलिटी को क्या करेगा और इम्प्रूव करेगा। और वन वेब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारती ग्रुप का जो है वो एक हिस्सा है। भारती ग्रुप ने वन वेब को खरीद लिया था, जिसके कारण उसके बाद से ये भारती ग्रुप का हिस्सा बन चुका है। और 2022 तक का वन वेब का लक्ष्य है कि हमने पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगह पे जो है वो हमने हाई स्पीड इंटरनेट जो है वो प्रोवाइड करना है। ऐसे ही एक काम कर रहा है स्पेसएक्स, जो कि वन वेब से भी तेजी से जा रहा है और वो भी सैटेलाइट बेस्ड जो है वो इंटरनेट प्रोवाइड करने की कोशिश जो है बहुत जोर से कर रहे हैं। और एक साथ 143 सैटेलाइट्स को आप कह सकते हो कि लॉन्च करने का जो रिकॉर्ड है वो स्पेसएक्स के पास है। इससे पहले ये इसरो के पास था, जो कि 104 था, शायद 104 सैटेलाइट्स को उन्होंने लॉन्च किया था। तो याद रखना है आंसर क्या होगा इसका, वन वेब होगा। और वन वेब जो कंपनी है वो कहाँ की है, ये आपने याद रखना है, लंदन बेस्ड कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, लंदन में। अगला आते हैं दोस्तों क्वेश्चन, इंडिया की कंपनी है जिसका नाम है GRSE, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। और कौन सी कंट्री के साथ इन्होंने टाई अप किया, उस कंट्री की कंपनी का नाम भी मैं आपको बता दूंगा। और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ताकि हाई एंड सरफेस शिप्स का निर्माण किया जा सके, ताकि जो हमारी जल सेना है उसको मजबूत किया जा सके, इवन दोनों कंट्रीज की जल सेना को मजबूत किया जा सके, सिक्योरिटी जो है वो इंप्रूव हो सके। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। और इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, फ्रांस होगा। फ्रांस की एक कंपनी है जिसका नाम है यूरोपियन नेवल डिफेंस इंडस्ट्री। यूरोपियन नेवल डिफेंस इंडस्ट्री, उनके बीच में टाई अप हुआ ताकि हाई एंड सरफेस शिप्स बना सकें। और इसमें इंडिया और फ्रांस का जो इंडिया पैसिफिक एरिया है, जो इंडिया पैसिफिक एरिया है उसको हम और भी मजबूत कर सकते हैं, उसमें हम और भी क्षमता जो है वो लेके आ सकते हैं। और इस कंपनी के बारे में याद रखेंगे, GRSE, इसका हेडक्वार्टर वेस्ट बंगाल में, कलकत्ता में। तो सिंपल क्वेश्चन है, बस इतना ही याद रखना है कि गार्डन रीच शिप बिल्डर्स का एक टाई अप हुआ है फ्रांस के कंपनी के साथ जिसका नाम है यूरोपियन नेवल डिफेंस इंडस्ट्री। तो वो सरफेस शिप्स आपस में बनाएंगे। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं कि एक कंपनी का टाई अप हुआ है वेल्थ डेस्क के साथ। वेल्थ डेस्क के साथ लॉन्च करेंगे वेल्थ बास्केट, मतलब अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जो है वो लॉन्च किए जाएंगे। उसमें एडवाइस करेगा कौन सी कंपनी, पेटीएम मनी जो है वो एडवाइस करेगा। पेटीएम मनी 100% जो है वो ओन्ड कंपनी है, किसकी, पेटीएम की। और ये आप कह सकते हो कि इन्वेस्टमेंट एडवाइस करेगा कि कहाँ पे जो है वो आप पैसा लगा सकते हो कस्टमर्स को। और ये एडवाइजरी जो होगी वो वेल्थ बास्केट से रिलेटेड होगी, मतलब एक ऐसा आप कह सकते हो ग्रुप बनाया गया है जिसमें आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो अलग अलग जगह पे। तो एडवाइजरी सर्विसेज होंगी और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए होगी, खास करके अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होंगे। और वेल्थ बास्केट जो है वो एक इस तरह का पोर्टफोलियो जिसमें स्टॉक्स, जिसमें शेयर मार्केट और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होंगे जिसमें आप पैसा लगा सकते हो। और ये किसके द्वारा क्रिएट किया गया है, सेबी के द्वारा बनाया गया है। वेल्थ बास्केट किसके द्वारा बनाया गया, सेबी के द्वारा, जिसमें आप अलग अलग जगह पे इकट्ठा पैसा जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके लिए एडवाइस कौन करेगा, पेटीएम मनी एडवाइस करेगा। और ये अलग अलग प्रोफेशनल्स हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं या कोई इंडिविजुअल है जो इन्वेस्टमेंट करता है, तो वेल्थ बास्केट के बारे में बताया जाएगा। सिंपल है। सेबी के बारे में याद रखोगे, 1988 में इसको बनाया गया था। और इसको स्टैट्यूटरी बॉडी, मतलब इसका एक्ट जो है वो कब बना था, 1992 में। अजय त्यागी जो है वो इसके हेड हैं। अगला आते हैं क्वेश्चन, जो कि है आप पिक्चर से देख रहे हो। मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं जो जल शक्ति, श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी, उन्होंने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण को लॉन्च किया है 2021 को। मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मिशन है, आप कह सकते हो। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण रूरल एरिया में 2021 को लॉन्च किया है। इसमें 3 चीज़ों को लॉन्च किया गया। सबसे पहले एक प्रोटोकॉल डॉक्यूमेंट लॉन्च किया गया जिसके थ्रू बताया जाएगा कि हम जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट्स को, हम जो हैं वो विलेजेस को, हम जो हैं वो स्टेट्स को रैंक करेंगे और उनके कौन कौन से परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होंगे, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेजर्स कौन कौन से होंगे, जिसके बेसिस पे हम जो है वो मेजर करेंगे, बताया गया है। मतलब एक प्रोटोकॉल्स बताए गए क्या क्या आपने काम करने हैं। फिर इसके अंदर एक डैशबोर्ड रिलीज किया गया। डैशबोर्ड का मतलब है कि इसमें 16 इंडिकेटर्स जो हैं वो बताए गए हैं और इसमें जो डिस्ट्रिक्ट्स होंगी वो खुद जो है वो वहाँ पे ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर, ऑनलाइन एप्लीकेशन के ऊपर वो अपने जो काम होते जाएंगे उसको बताते रहेंगे। उसके बेसिस पे जो है वो क्या किया जाएगा, आंका जाएगा इनको। फिर एक एप्लीकेशन है जो कि लोगों की फीडबैक भी लेगा कि जो उन्होंने बताया है वो सही भी बताया या नहीं बताया। लोग भी बताएंगे कि ये काम हुआ है या नहीं हुआ। और इसके लिए अलग अलग इंडियन लैंग्वेजेस में ये एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। तो ये तो हो गया कि स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण जो 2021 है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें लॉन्च की गई हैं। इसमें गाँव को, जिलों को और शहरों को, आप कह सकते हो स्टेट को, इसमें जो है वो क्या किया गया, अलग अलग पैरामीटर्स पे जो है वो आंका जाएगा। और ये आप कह सकते हो कि जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण है उसका फेज 2 जो है वो रिसेंटली स्टार्ट किया गया है।
देखो फेज 1 में दोस्तों क्या हुआ था कि सिर्फ हमने आप कह सकते हो ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना था, मतलब हमने जो है वो हर घर में शौचालय बनाना था ताकि कोई भी बाहर शौच जो है ना जाए, और हमने जो है वो साफ सफाई का खास ध्यान रखना था। अब इसके अंदर एक चीज और ऐड कर दी गई है, और फेज 2 में वो चीज कौन सी है? सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट को ऐड कर लिया है, और साथ में ओपन डेफिकेशन फ्री जो कर दिया है उसको हमने मेंटेन रखना है। ये दोनों चीजें जो अगर मिला देंगे तो वो फेज 2 बन जाएगा, और कुछ नहीं है इसमें। तो ये 17,475 मतलब 17,475 विलेजेस को कवर करेगा जो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण। 698 जिलों को, 698 जिलों को कवर करेगा पूरे इंडिया में। ये आपने थोड़ा सा इसमें याद रखना है। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट तो आपको पता है, जल शक्ति जो है वो कौन है? श्री प्रहलाद सिंह पटेल। लेकिन यूनियन मिनिस्टर कौन है दोस्तों इसके? गजेंद्र सिंह शेखावत। और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है? जोधपुर। जोधपुर कहाँ पे दोस्तों? राजस्थान में। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों खत्म हो चुके हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। और कोल इंडिया लिमिटेड ने दोस्तों एक एमओयू साइन किया है किसी स्टेट गवर्नमेंट के साथ, ताकि उनका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव कर सके। देखो, जब कोई भी कंपनी किसी स्टेट गवर्नमेंट के साथ कुछ साइन करती है, कुछ सोशल बेनिफिट के लिए, लोगों के फायदे के लिए, तो इसका मतलब एक वर्ड हम बार बार पढ़ेंगे, वो क्या है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब जो कंपनी का प्रॉफिट होगा उसमें से कुछ परसेंटेज वो किसके ऊपर खर्च करेंगे? लोगों की भलाई के लिए खर्च करेंगे। ये उनके ऊपर कंपलसरी है, ये उनको करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे बात कर रहे हैं हम असम की, और असम का एक हॉस्पिटल है जिसमें ये जो है वो 5 करोड़ रुपया लगा रहे हैं, और 5 करोड़ रुपया लगा रहे हैं, इसका मतलब उस हॉस्पिटल को और बेहतर किया जाएगा। तो आप देख सकते हो कोल इंडिया ने ये साइन किया है एमओयू हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर असम के अंदर। और ये कौन से कॉलेज की बात कर रहे हैं? सिलचर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, जो कि सिलचर असम के अंदर स्थित है। और इसमें 5 करोड़ रुपए का जो है वो निवेश किया जाएगा, और 5 करोड़ का निवेश करके जो है वो एक आईसीयू फैसिलिटी जो है वो बनाई जाएगी, मेडिकल गैस पाइपलाइन बनाई जाएगी इस सिलचर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में। ऑलरेडी ऑलरेडी जो है वो एक मिशन चल रहा है दोस्तों, जिसका नाम है मिशन प्राण वायु। याद रखना है, मिशन प्राण वायु। इसमें भी कोल इंडिया लिमिटेड जो है वो 32 ऑक्सीजन प्लांट्स जो है वो लगा रहा है असम के अंदर, 30 अस्पतालों में अंदर। ये भी मतलब बहुत बड़ी बात है, और ये सिर्फ असम में नहीं है, पूरे इंडिया में जो है वो ऑलरेडी कोल इंडिया लिमिटेड कर रहा है। तो इसमें 46 करोड़ रुपीस कोल इंडिया खर्च कर रहा है। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आता है, मैं बता चुका हूं। और कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में याद रखेंगे, 1975 में बनाया गया था। इसके हेड जो है वो प्रमोद अग्रवाल हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। और असम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि असम के जो गवर्नर हैं जगदीश मुखी, आजकल वो नागालैंड के भी बन चुके हैं, एडिशनल चार्ज है उनके पास। और चीफ मिनिस्टर है हिमंत बिस्वा शर्मा। और दोस्तों एक बात और याद रखेंगे, यहाँ के नेशनल पार्क्स, यहाँ का 7th नेशनल पार्क बना है दहिंग पटकाई नेशनल पार्क, 6th बना था रायमोना। ये दोनों रिसेंटली बनाए गए हैं, तो याद रखना है। काजीरंगा आप लोगों को पता है, मानस आप लोगों को पता है, दिब्रू शैकोवा जो कि एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, मानस भी एक बायोस्फीयर रिजर्व है। और यहाँ पे ओरांग मिल जाएगा, और इसका नाम भी रिसेंटली ओरांग कर दिया गया। पहले इसका नाम था राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क, राजीव गांधी काट दिया गया है। और एक आपको यहाँ पे मिलेगा नमेरी नेशनल पार्क। तो ये 7 के 7 कहाँ पे मिलेंगे आपको? असम में। और यहीं पे आपको मिलेगा एक ईस्ट कर्बी एंगलोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और कर्बी एंगलोंग वही हैं दोस्तों जिन्होंने रिसेंटली असम गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ टाई अप किया है कि हम कोई भी वायलेंस जो है वो नहीं करेंगे, और सरकार ने इनकी सब तरह की डिमांड जो है वो मान ली है। तो ये याद रखोगे। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें पहला पॉइंट हमारे पास क्या है कि डीआरडीओ ने मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल को इंडियन एयरफोर्स को दे दिया है। हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी इसके बारे में कि 70 किलोमीटर जो है वो अप टू 70 किलोमीटर इसकी रेंज है। इसका नाम जो है वो वही है, बैराक 8 इसको कहा जाता है। और साथ ही साथ जो है वो इसको डीआरडीओ और इजराइल ने जो है वो मिलके बनाया है। नेक्स्ट, ओरका जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट कैप्चरिंग कार्बन डाइऑक्साइड है, वो आइसलैंड में बना है। ये भी बात कर चुके हैं। ओरका का मतलब एनर्जी, और यहाँ पे 4000 टन से ज़्यादा ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो खींच लेगा ये प्लांट 1 साल के अंदर। लद्दाख के लोगों को रेजिडेंट सर्टिफिकेट जो है वो दिया जा रहा है, लेकिन ओनली लद्दाख के रेजिडेंट सर्टिफिकेट उन्हीं को मिलेगा जिनके पास ऑलरेडी परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट है। तो एक रेजिडेंट सर्टिफिकेट लेना होगा अब लद्दाख के लोकल्स को, लेकिन ये उन लोगों को मिलेगा जिनके पास ऑलरेडी परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट है, क्योंकि ले और कारगिल की जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो आती हैं लद्दाख के अंदर, और जो उनके लोग हैं उनके पास जो ऑलरेडी परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट है तो उनको ये सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ताकि जो नॉन गैजेटेड पोस्ट हैं उनके लिए जो है वो सिर्फ लद्दाख के लोगों को एलिजिबल किया जा सके। नेक्स्ट, जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, उन्होंने 2 जो है वो एक्विजिशंस को यहाँ पे कवर किया है। ध्यान से देखना आपने, ओएनजीसी
ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन जो कि त्रिपुरा आप कह सकते हो ओएनजीसी त्रिपुरा वाला जो यूनिट है उसको गेल ने खरीद लिया है, लेकिन पूरा नहीं खरीदा, इसमें 26% स्टेक जो है वो गेल ने खरीद लिया, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने खरीद लिया है, इतना याद रखेंगे। फिर एक इंडिया बुल्स एसेट मैनेजमेंट कंपनी या इंडिया बुल ट्रस्टी है, उसको ग्रो कंपनी ने खरीद लिया, ये 100% खरीद लिया है, ये आपने याद रखना है, क्योंकि कल भी हमने किया था कि ग्रेड अप को जो है वो किसने खरीद लिया, बाइजू ने खरीद लिया, वो भी 100% खरीद लिया है, तो ये भी आप याद कर सकते हो, और उसका नाम जो है वो बाइजू एग्जाम प्रेप जो है वो रख दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 2003 में इसको बनाया गया था। इसके जो चेयरमैन हैं वो कौन है, अशोक कुमार गुप्ता, अशोक कुमार गुप्ता, और इसके जो डायरेक्टर जनरल है वो अतुल वर्मा है, अतुल वर्मा, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। आरबीआई ने टोकनाइजेशन का स्कोप और बढ़ा दिया है सीओएफटी में, ताकि सिक्योरिटी कार्ड डाटा की जो है वो और अच्छे से की जा सके। देखो यार, सबसे पहले आपको बताना चाहिए टोकनाइजेशन क्या होता है। जैसे आप बार बार कार्ड डिटेल भरते हो है ना, कोई आपने ट्रांजैक्शन करनी है, उसमें सीवीवी भरते हो, उसमें आप अपनी डिवाइस आपको पता है कि कौन सी है, तो ये सारी चीज़ों से आपका एक टोकन जनरेट कर दिया जाएगा। लाइक मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 10 नंबर आपको दे दिया, तो क्या होगा कि जो कार्ड है, जो सीवीवी नंबर है, वो इस 10 नंबर में ही फीड है सब कुछ, तो आपको बार बार जो है वो ये कार्ड डिटेल भरने की जरूरत नहीं, बस उस टोकन नंबर को भरो और वो आपकी ट्रांजैक्शन हो जाएगी, ये सिक्योर होगा। और ये एक डिवाइस के ऊपर एक ही टोकन जो है वो जनरेट किया जा सकता है, जिससे क्या होगा कि आप किसी और डिवाइस पे करोगे तो ये चलेगा नहीं फिर, तो मतलब ये भी एक आप कह सकते हो सुरक्षा का ही नियम है टोकनाइजेशन का। तो अब टोकनाइजेशन के अंदर ये सीओएफटी भी कर दिया है। कई बार क्या होता है कि जब आप एक बार ट्रांजैक्शन कर लेते हो तो वो सेव कर लेता है कार्ड डिटेल, कोई भी आपकी इंफॉर्मेशन है वो सेव हो जाती है, ताकि दोबारा से ट्रांजैक्शन करोगे तो उसमें आपको दोबारा से वो इवन भरना नहीं पड़ता पूरा का पूरा। इवन टोकनाइजेशन में भी ये टोकन भरना नहीं पड़ता था, लेकिन सीएफटी का मतलब है कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन, कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन। इसका मतलब है कि कार्ड डिटेल जो है वो फीड नहीं कर सकते, वो कार्ड इंफॉर्मेशन जो वो स्टोर नहीं रह सकती पेमेंट गेटवे के ऊपर, ताकि दोबारा अगर ट्रांजैक्शन करनी है तो आपको दोबारा से ही टोकन नंबर भरना पड़ेगा, आपकी डिटेल जो है वो सेव नहीं रह सकती। तो इससे क्या होगा, आपकी सिक्योरिटी और बढ़ जाती है कि कल को आपकी डिवाइस कोई और यूज कर रहा है तो ऐसे नहीं कि टोकन नंबर ऑलरेडी फीड होगा तो आप भर दोगे उसको, क्योंकि ओटीपी भी उसी नंबर पे आएगा, उसी मोबाइल पे आएगा, तो वो कोई भी ट्रांजेक्शन कर सकता है, तो इसीलिए वो सेव नहीं रहेगी इसके अंदर। ये बहुत ही अच्छा जो है वो आरबीआई ने किया है, और ये बहुत ही जल्दी जो है वो आप कह सकते हो कंपलसरी हो जाना है सब जगह पे। और वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे 2021 10 सितंबर को जो है वो इसको मनाया जाता है, ताकि सुसाइड को किसी तरह से रोका जा सके, क्योंकि सिर्फ मैं सोचता हूँ कि सिर्फ जो लोग सुसाइड करते हैं सिर्फ 2-3 मिनट का फासला रहता है, अगर उनके पास उन 2-3 मिनट्स में कोई आ जाए, उनसे बात कर ले, तो मेरे ख्याल से उनका ध्यान जो है वो डाइवर्ट हो सकता है सुसाइड की तरफ से। यही इसका जो है वो थीम भी है दोस्तों। थीम क्या है, क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन, क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन, याद रखना है, क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। इसका मतलब है कि सुसाइड का एक अल्टरनेटिव भी हो सकता है अगर उनको समझाया जाए, और साथ में उनमें कॉन्फिडेंस हमने पैदा करना है, और हर तरह के लोगों को एक आशा प्रोवाइड करनी है ताकि वो जिंदा रह सकें, क्योंकि उम्मीद के ऊपर ही जो है वो सारी दुनिया कायम है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपने याद रखना है, और कभी भी इस कदम के ऊपर हमने जाना ही नहीं है, क्योंकि आशावादी जो जीवन है उसी के ऊपर हमने काम करना है, कभी भी हार नहीं माननी। सब लोगों की हार होती है यार, एक बार हर कोई हारता है, लेकिन उसी हार से हमने जो है वो आगे बढ़ना है, और उसी से हमने गलतियां सीखनी है, सीखेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। और एक डाटा जो है वो रिसेंटली मुझे याद आ रहा है 2019 का, 2019 का एक डाटा दिया था किसने, नेशनल क्राइम बोर्ड ब्यूरो की तरफ से, और उसका एक डाटा था कि सबसे ज़्यादा जो सुसाइड है वो कौन सी जगह पे हुए इंडिया में, अंडमान निकोबार में। सबसे ज़्यादा रेट जो है वो सुसाइड का अंडमान निकोबार में है, और टॉप 5 स्टेट्स में आपको शायद जान के हैरानी होगी केरला भी है, जो कि सबसे पढ़ा लिखा स्टेट है, वो भी मतलब टॉप 5 स्टेट्स में है, आप कह सकते हो सुसाइड के मामले में। तो यार इसको किसी तरह से रोकना है। जो भी आपके दोस्त हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ इस माध्यम के थ्रू कि आप जो है वो अपने दोस्तों को मोटिवेट करें, आपको लगता है कोई परेशान है उनसे बात करें, तो ज़रूर जो है वो बात किया करें। व्यस्त जीवन जो है वो चलता रहेगा, लेकिन उसमें समय निकालना होगा बात करने के लिए। तो अब आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। 10 सितंबर का क्वेश्चन जो है वो क्या था, बहुत ही सिंपल था कि इसमें से मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या नहीं है, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी क्या काम नहीं करती, किस उद्देश्य से नहीं बनाई जाती। तो पहले देते हैं बूस्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यार देखो, मॉनेटरी पॉलिसी का काम होता है कि पैसे को मार्केट में बढ़ा देना या पैसे को कम कर लेना, यही दो काम होते हैं। अगर पैसे को बढ़ाएंगे तो मतलब अगर लाइक सीआरआर है, एसएलआर है, अगर इनको कम कर देते हैं तो इसका मतलब बैंक के पास पैसा ज़्यादा रह जाएगा, बैंक के पास ज़्यादा रह जाएगा, इसका मतलब लोगों के पास ज़्यादा जाएगा, तो मार्केट में पैसा बढ़ेगा, बढ़ेगा तो इसका मतलब खर्च भी ज़्यादा होगा, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। तो ये तो उद्देश्य है, हमने पूछा है नहीं है जो वो बताना है। नेक्स्ट है डायरेक्ट क्रेडिट इन डिजायरेबल डायरेक्शन। अब यार अगर आप बैंक को ज़्यादा पैसा दे रहे हो, आरबीआई दे रहा है, तो इसका मतलब वो आगे पैसा और लेके आना चाहता है मार्केट में, मार्केट में आगे लोग पैसा इन्वेस्ट करेंगे, तो ये तो मतलब उद्देश्य है ही है कि ज़्यादा पैसे को बढ़ाना है।
कंट्रोल इन्फ्लेशनरी प्रेशर, मतलब जो महंगाई है उसको कंट्रोल करने की बात हो रही है, बिल्कुल हो सकता है। अगर पैसे को खींच लिया जाए, मतलब सीआरआर को बढ़ा दिया जाए, एसएलआर को बढ़ा दिया जाए, तो बढ़ाएंगे तो मार्केट से पैसा किसके पास चला जाएगा? आरबीआई के पास। अब बैंक के पास अगर पैसा नहीं होगा तो लोगों के पास भी नहीं जाएगा, तो लोग खरीदना बंद कर देंगे, तो चीज़ों का प्राइस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये महंगाई को भी कम करता है। इंश्योर सोशल जस्टिस ये नहीं दोस्तों प्रोवाइड करता लोगों को, जो है वो आप कह सकते हो कि सोशल जस्टिस नहीं प्रोवाइड करता, क्योंकि ये मॉनेटरी पॉलिसी का है ही नहीं, ये तो पैसे के लेन देन के बारे में बात हो रही है। तो आंसर जो है वो आपके पास क्या होना चाहिए? डी आंसर होगा। फोर्थ जो है वो क्या होगा? इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, जो है क्वेश्चन ऑफ द डे। बहुत ही सिंपल है फिर से, कि जो महंगाई है वो किस वजह से होती है। इनमें से आपने ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, ध्यान से इसको पढ़ लेना है कि क्यों होती है। अभी मैं आपको थोड़ा सा बता के हटाऊं तो शायद वहां से भी आंसर जो है निकल जाएगा, और जिन बच्चों ने ध्यान से सुना होगा, जिन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी थोड़ी बहुत पढ़ी होगी पहले। तो दोस्तों इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, सारे बच्चों ने आंसर करना है, और सारे बच्चों ने लाइक जरूर कर देना है, जितने भी बच्चे देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और साथ ही साथ आप जो है वो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलें, कम से कम एक बच्चे को जरूर शेयर करें, और बेल बटन को प्रेस कर दें, और साथ ही साथ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, ताकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल सके। या फेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेगा। इसी तरह से पढ़ते रहें, और वीडियो को देखने के बाद आप कमेंट जरूर किया करो कि आपको कैसे लगा, और किस तरह से जो है वो आपको और तरह की स्पोर्ट चाहिए। हम हर तरह की स्पोर्ट आपको प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं, लेकिन लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेंगे। इसी तरह से जो है वो खुश रहोगे तो आपके आसपास जो है वो एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट होगा, जिससे आपको हर तरह की जो सफलता है वो जल्दी मिलेगी। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।